हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो क्लास है वो पृथ्वी से संबंधित है और पृथ्वी से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम आज डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग सीधे सीधे पृथ्वी को एक एक नज़र देखते हैं कि पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो पूरे ये हमारे सौर मंडल में वो किस तरह का है। यदि इसका मूवमेंट पर एक नज़र डालिएगा तो यह एक पृथ्वी का एक डेमो है, डेमोस्ट्रेशन है। और ये पृथ्वी को अगर आप इस तरह से टच कर रहे हैं ना तो आप देखिए कैसे मूवमेंट है इसका। इसको ये हमारा उत्तर अमेरिका है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका, फिर ये अटलांटिक महासागर, ये हमारा अफ्रीका महादेश, ये यूरोपियन कंट्री, ये यूरोप हो गया, ये सऊदी अरब है, फिर ये हमारा भारत है। भारत के बगल में आप देखेंगे ये इंडोनेशिया का हिस्सा है और ये नीचे रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये दो जो आइलैंड आपको दिख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये आपका न्यूजीलैंड है और फिर ये बहुत बड़ा हिस्सा ये प्रशांत महासागर का है। इस पूरे पृथ्वी को अगर ऑल ओवर देखा जाए तो हम इसी पृथ्वी पर स्थित हैं और जो पृथ्वी है हमारी नीला ग्रह के नाम से जानी जाती है। नीला ग्रह हम इसको इसलिए कहते हैं, अब देखेंगे कि इसका जो 2/3 हिस्सा है यह जल से भरा हुआ है। ये जितना आपका ब्लूइश दिख रहा है, जो ब्लू कलर है, ये सारा का सारा समुद्र का हिस्सा है, ये प्रशांत महासागर है। फिर इधर से ये आया आपका ये अमेरिका वाला हिस्सा, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये अटलांटिक महासागर। अच्छा, उसके अलावा यदि आप देख रहे हो तो इसमें कुछ भाग ग्रीनिश है, कुछ हरा है और कुछ भाग ब्राउन है। इसका मतलब ये है कि ये डेजर्ट है या माउंटेन है, लेकिन जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, ये वनस्पतियों का ये क्षेत्र है, ये वनस्पतियों का एरिया है। और इसके कारण अगर हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है इसका रंग हमें नीला दिखाई देता है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। अच्छा, पूरे अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों में मात्र एक पृथ्वी ही ऐसी ग्रह है जिस पर जीवों के रहने के लायक एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मौजूद चीजें हैं उसमें पानी है, आप इसमें जल ले सकते हैं, यहाँ पर जल है। दूसरा, यहाँ पर जल है, हवा है, हमारा एक वातावरण है, जलवायु है ना, और इसी की वजह से हमारी जीवन यहाँ पर मौजूद है। इस तरह की जो संभावनाएं हैं हम अलग अलग ग्रहों पर भी तलाश रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हमें ज्ञात नहीं हो पाया है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया है, मंगल ग्रह पर इस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो पृथ्वी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम लोग सीधा टू द पॉइंट वहां बात करेंगे हम लोग कि आखिर कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, यदि तैयारी कर रहे हैं आप बीपीएससी का, यूपीएससी कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, या जनरल कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा और इसमें आपको यह वीडियो के अंत तक देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप निश्चित रूप से अगर पृथ्वी से संबंधित किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का तोड़ मड़ोड़ करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप करने में इसको सक्षम होंगे, यह मेरा गारंटी है। यदि इसके पहले का वीडियो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी क्लास का आप क्लास 1, क्लास 2 को देख सकते हैं। आज जो क्लास है वह तीसरा क्लास है और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह पृथ्वी के विभिन्न आयामों के बारे में पढ़ेंगे। जो पृथ्वी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें मुख्य रूप से एक तो पृथ्वी के गति से संबंधित प्रश्न होता है। अच्छा, गति जो है वह दो प्रकार की गतियां हैं। एक को बोलते हैं हम परिक्रमण गति, परिक्रमण, और दूसरे को बोलते हैं घूर्णन गति।
दोनों पर हम बात करेंगे। अभी समझेंगे कि परिक्रमण गति क्या है, घूर्णन गति क्या है। इसका हम एक वीडियो फ्रेम भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ये परिक्रमण और घूर्णन में क्या अंतर है, क्या क्या ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो इससे क्या क्या घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर, यदि परिक्रमण कर रही है तो इससे क्या क्या घटनाएं होती हैं। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा है, हम लोगों ने क्या किया है कि पृथ्वी के विभिन्न जो क्षेत्र हैं इसमें अलग अलग स्थानों का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हम लोगों ने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया है। इस पर कुछ रेखाओं को हमने ऐसे खींचा है और इन रेखाओं को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसमें दो तरह की जो रेखाएं हैं, एक को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा और दूसरे को बोलते हैं देशांतर। तो हम ये बात करेंगे कि भाई अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, नेक्स्ट देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतरों के बारे में हम बात करेंगे कि अक्षांशों से हमें क्या क्या फायदे हैं, देशांतरों से क्या क्या फायदे हैं, हम लोग किस तरह से इसका आखिर जो निर्धारण हमने किया तो क्या स्टैंडर्ड रहा, क्यों हम इस पर इसका निर्धारण किए। जो नेक्स्ट है वो ये है कि अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से जैसे हमारे यहाँ जो समय का परिवर्तन है, 24 घंटे का जो टाइम हम लोगों ने निर्धारित किया है, जो हमने वर्ष निर्धारित किया है, महीने निर्धारित किए, तो हम लोग किस किन आधारों पर किए, इन्हीं सारे टॉपिकों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग ये बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं गति पर। अच्छा, पृथ्वी का एक सामान्य परिचय आप पहले समझ लीजिए। पृथ्वी का सामान्य परिचय है कि पृथ्वी एक ग्रह है जो कुल मिलाकर के जो हमारे ज्ञात जितने भी ग्रहों का संख्या है वो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है और इन 8 ग्रहों में से जो हमारी पृथ्वी है, अगर मान लें कि ये सूर्य है तो सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। और यदि हम इसका बात करें कि आकार कौन सा है तो ये 5वां ग्रह है, यानी कि आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, इस ग्रह का जो आकार है, यूपीएससी ने एक बार प्रश्न ये पूछा था कि पृथ्वी का जो आकार है वो किस प्रकार का है। तो पृथ्वी का जो आकार है मुख्य रूप से अगर आप समझेंगे तो आप चीजों को समझिए। पहले पृथ्वी कोई गोलीय वस्तु नहीं है ना, और पृथ्वी का जो शेप है इस प्रकार का शेप धरातल पर या हमारे ज्ञात जो जगह है, जो हमारा वायुमंडल ब्रह्मांड है, इन सारे जगहों पर जो भी हम लोगों ने आज तक देखा है उसमें इस तरह का गोलीय वस्तु कोई नहीं है। तो पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी का जो आकार है ना वो गोल है, कोई कहता था संतरे के जैसा है, कोई कहा कि नारंगी की जैसी है, कोई कहा कि भाई नारंगी जैसी नहीं है अंडा की जैसी है, कोई कहा कि अंडा नहीं है सेव की जैसी है। अरे फालतू का चीज है यार, ये अंडा सेव ये सारा हमारे एक वस्तु है जो पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे कि ऑल ओवर, अगर हम इसको एक बार इसका रिव्यू करें ना तो हमें पता चलेगा कि पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में इस प्रकार का कोई वस्तु नहीं है जो पृथ्वी के आकार का हो, है ना। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस तरह का कोई हमारा पास आकार का प्रमाण नहीं है, इसलिए ये जो है ना पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी के जैसी है। पृथ्वी का जो आकार है वो पूरे ब्रह्मांड में इसके आकार का कोई नहीं है, इसलिए इस आकार को हम पार्थिव आकार कह सकते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो आकार है वह कैसा है, पार्थिव है। पार्थिव मतलब इसको बोलते हैं जीवाइड शेप। जीवाइड शेप का मतलब समझो क्या होता है, जीवाइड शेप कहिए या पार्थिव आकार कहिए, यह पृथ्वी का आकार है। बात समझिए, पृथ्वी कहीं पर क्या है कि अगर इस तरह से गोला हम बनाए ना तो पृथ्वी कहीं जो अंदर जो है कहीं बाहर की तरह, ऐसे इस तरह से हमारी पृथ्वी। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस पृथ्वी को एक गोल शेप देने का प्रयास किया।
तो जो बाहर निकला था ना उसको छोड़ दिया, और जो अंदर निकला था ना उसको ऐसे पकड़ लिया। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसे देखें तो हमारा एक शेप, ये गोलीय शेप बन गया ना। ये बाहर वाला अंदर वाला को करके हम लोगों ने एक औसत गोलाई ले लिया। तो जो औसत गोला लिया ना इसी को हम बोलते हैं जियोइड शेप, पार्थिव शेप। तो पृथ्वी का आकार कैसी है? पार्थिव है, या अंडा, सेव, संतरा, ये किसी भी आकार की नहीं है। अच्छा, दूसरा जो इसका आयाम है कि हम लोग समझ रहे थे, जैसे अगर मान लीजिए प्रारंभिक काल में क्या था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि पृथ्वी जो है ना वो सेंटर में है। सेंटर कहने का मतलब है कि केंद्र में है। इसको हम बोलते थे जियोसेंट्रिक, इसको क्या बोलेंगे? जियोसेंट्रिक थ्योरी था एक। अच्छा, जियोसेंट्रिक थ्योरी ये कहता है कि इसको जो प्रतिपादन किया था वो किया था प्लूटो ने 140। तो इसको समझिए कि जो जियोसेंट्रिक हमारा जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह नक्षत्र इसके चारों ओर घूम रहे हैं। बाद में जब कोपरनिकस आए ना तो कोपरनिकस ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा बात ही नहीं है। पृथ्वी जो है वह सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है, और यह जो ग्रह है ना ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसका परिक्रमा कर रही है। इसका मतलब यह है कि सूर्य जो है ना वो सेंटर में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया ना, इस सिद्धांत को हम बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक। हेलियो कहने का मतलब है हेलियोसेंट्रिक। इसका मतलब है कि सूर्य केंद्र में है और सारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो हेलियोसेंट्रिक की थ्योरी आज सत्य है, और इसी थ्योरी के आधार पर हमने जान पाए कि जो सूर्य है वह केंद्र में मौजूद है और बाकी सारे जो ग्रह हैं पृथ्वी के साथ साथ जो अन्य ग्रह हैं वो सब इसके चारों ओर घूम रहे हैं। इसी दौरान ये माना जा रहा था कि जो ये पृथ्वी है ना, यह अच्छा पहले का जो लोग था ना, पहले के जो वैज्ञानिक थे अपना अपना दिमाग लगाते थे। हमारा जो विज्ञान था इतना डेवलप था नहीं, तो जो मर्जी वो बक देते थे, जो मर्जी वो कह दे। उनको जो समझ में आता था वो लोगों को समझा देते थे। एक वैज्ञानिक ने समझा दिया, एक ज्योग्राफर ने, कि जो पृथ्वी है ना ये टेबल के समान है, और यदि इस टेबल को ऐसे पार करके जाओगे ना तो ऐसे गिर जाओगे, अगर इधर जाओगे ना तो इधर गिर जाओगे। ऐसा मान्यता बना दिया गया, ऐसा अंधविश्वास डेवलप किया गया कि अगर हम इस तरह की चीजों को करेंगे, अगर हम पृथ्वी को पार करने का प्रयास करेंगे तो आगे इधर समुद्र है, समुद्र में हम गिर जाएंगे। कोई भी वैज्ञानिक इसको पार करने का हिम्मत नहीं किया। लेकिन समय बीतता गया, जैसे जैसे आधुनिकता आई, लोगों में जिज्ञासा जगी और लोगों ने कहा कि चलो भाई हम देखते हैं। अपने नाम सुना होगा कि कई नाविकों ने, वैज्ञानिकों ने, कई ऐसे जो जहाजी थे उन लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने मैगलन का नाम सुना होगा। मैगलन एक नाविक था। मैगलन, इसने क्या किया कि यूरोप के जितने भी ये पादरी थे, जितने भी ये पाखंडी लोग थे जो ये समझा रहे थे कि पृथ्वी चपटी है, टेबल के समान है, जाओगे तो गिर जाओगे, इन लोगों की चुनौती को स्वीकार करते हुए इसने जानते हो क्या किया? ये चल दिया, इस समुद्र के तट पर उतरा। अगर आप इस मैप को आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ये करके दिखाता हूं, आप यहां पर देखिए, ये यूरोप का हिस्सा है ना, ये है यूरोप हमारा, और यूरोप के इस हिस्से से इसने चलना शुरू कर दिया था। यहां पर उतरा और यहां से चलना शुरू किया। अच्छा, पृथ्वी जो है ना वो गोल है। यह पहली बार यह प्रमाणित किया कि जब यहां से चला ना तो ऐसे 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 घूमते 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 एक समय ऐसा आया कि फिर भी यह इसी जगह पर पहुंच गया। देखो, ये
फिर से इसी जगह पर यह आ गया। जब यहाँ आया ना तो यह अंतिम रूप से अपना एक स्टेटमेंट दिया कि पृथ्वी जो है ना वो गोल है, हम ये चपटी नहीं है, ये टेबल के समान नहीं है, हम कहीं नहीं गिर सकते हैं, इस पर अनुसंधान करने की जरूरत है। और मैगलन ने ही यह बताया था पहली बार कि इस धरती के अलावा भी धरतियां हैं। उन्होंने समुद्रों में कई जगह द्वीपों को देखा था, कई आइलैंड्स को देखा था, तो उसको लगा था कि धरती और भी है। तो अब फिर बाद में इसका खोजबीन शुरू हुआ, फिर बहुत सारे नाविकों को ऐसा चुनौती दी गई, बहुत सारे नाविकों को ऐसा प्रोत्साहन दिया गया कि भाई अगर आप ये करते हैं, खोज करते हैं आइलैंड्स का, राजा ने इस तरह का उनको कहा कि भाई आप खोजिए, फिर आपको पुरस्कार दिए जाएंगे। तो पुरस्कारों के लालच में बहुत सारे नाविकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस धरती से आगे बढ़कर, इन जो धरातल वाला एरिया है इससे बढ़ करके, इस समुद्री क्षेत्रों में बढ़ करके बहुत सारे आइलैंडों का खोज किया, अलग अलग द्वीपों का। इसी क्रम में आपने सुना होगा कि 1498 ईस्वी में भारत में भी आया था वास्को डिगामा। उसी तरह से 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका के तट पर पहुंच करके, कोलंबस पहुंचा था अमेरिका के तट पर 1492 ईस्वी में, और 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ये कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वास्को डिगामा और कोलंबस ने एक बहुत बड़े द्वीप भारत और ये अमेरिका का खोज कर निकाला। फिर उसके बाद में हम लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत पड़ने लगी। एग्जैक्ट लोकेशन मतलब कि आखिर अगर हम यहाँ पर ढूंढा कि ये यहाँ एक द्वीप है, तो आखिर ये कहाँ है, हम कैसे लोकेट करेंगे इस पूरा दुनिया में, इस पूरा पृथ्वी में। पृथ्वी तो गोल है, तो हम कैसे बताएंगे कि हाँ एग्जैक्ट कहाँ पर है। तो इसी को हम लोगों ने ज्ञात करने के लिए क्या किया कि यहां से हम लोगों ने, जैसे मान लो कि यहां पर हमारा एक आइलैंड मिल गया, तो हम लोगों को हम लोगों ने रेखाओं का उद्भव किया। एक ऐसे बीचों बीच एक लाइन हमने खींचा, वैसा लाइन जो पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में बांटती है। यह जो लाइन है यह भूमध्य रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। इसी को हम इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? इक्वेटर। या इसको कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अभी हम समझेंगे कि अक्षांश होता क्या है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसी को हम विषुवत भी बोलते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? विषुवत रेखा। तो विषुवत कहिए, इक्वेटर कहिए, अक्षांश कहिए या भूमध्य रेखा कहिए, सारे के सारे बात बराबर है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध इसलिए बोलते हैं काहे कि ये जो ऊपर वाला जो केंद्र है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। और ये नीचे वाला जो है ना, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। तो इधर राइट वाला ईस्ट हो गया और लेफ्ट वाला वेस्ट हो गया। तो आप ये बात समझिए कि ये जो 0 डिग्री हमने खींचा ना, जो बीचों बीच या भूमि के मध्य से गुजर रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं भूमध्य। तो भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला हिस्सा है जो दक्षिणी क्षेत्र में है, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब ये है कि ये हमारा एक विभाजक रेखा है, और इसी का जो उत्तर हिस्सा है यह उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला ये गोला है। देखो पृथ्वी एक गोला है, पृथ्वी के गोले को हमने दो भागों में बांट दिया, तो ये गोला का आधा हो गया। ऊपर वाला आधा गोला, नीचे वाला आधा गोला। तो ऊपर वाला नॉर्थ है तो इसको नॉर्थ, इसको उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिण है तो इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अच्छा, इसी के समानांतर हम लोगों ने क्या किया कि कई इस तरह से रेखाएं खींची। अच्छा देखो, इसका ये तो हमारा आधार हो गया। इस केंद्र को अगर हम मान लें कि ऐसे बीचों बीच एक हम लाइन खींच रहे हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली लाइन को, आप इस मैप पर एक बार देखिए। मैं इसको हटाता हूं, इसको मैं नोट्स पर आता हूं। यहां पर देखिए, आप इस स्थिति को देखिए।
ये हमारा वो हिस्सा है, पृथ्वी का वो हिस्सा है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर ही अंदर अंदर एक लाइन अगर ऐसे खींचा हुआ है, बीचों बीच अगर हमने लाइन होल करके डाल दिया तो वह उसका एक्सिस है जिसके चारों ओर घूम रही है। एक ऐसा हमने खंबा डाल दिया, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रही हो। तो यह जो खंबा डाला ना बीच में, जो हमने रॉड डाल दिया छिद्र करके, उसको बोलते हैं हम एक्सिस। तो इस एक्सिस के, यह जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के साथ अगर हमने यहां पर एक ऐसे लाइन खींचा तो ये जो लाइन है इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये देखो। अगर हमने यहां पर एक लाइन खींच दिया तो इसके साथ यह 90 डिग्री का एंगल बनाया कि नहीं बनाया, ये 90 डिग्री बनाया। तो अगर मान ले कि यह हमारा बेस है, यह बेस है, तो यह 0 है, और यहां जब पहुंचेंगे ना तो यह 90 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से लेकर यहां तक 90, तो यहां से अगर हम ऐसे खींचे तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ऐसे करते करते आएंगे तो यहां आए हम, आ गया कितना, 90 डिग्री। बात समझ रहे हो? तो इधर वाला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इधर वाला भी ऐसे ही अगर हम खींचते जाएं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करके, तो इधर वाला 1 डिग्री को हमने मिला दिया इस 1 डिग्री से। तो यहां से अगर इस लाइन को देखें तो ये 0 हो गया, तो ये कौन सा लाइन हो गया, 2 हो गया। यहां वाला लाइन 3 हो गया, यहां वाला लाइन 4 हो गया, ये लाइन 5 हो गया। ऐसे ही करते करते यहां आएंगे तो यहां वाला लाइन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये जितना भी इस 0 के समानांतर जितनी भी लाइनें हमने खींचा या अक्ष के रिगार्डिंग खींचा है, अक्ष के साथ जितना वह एंगल बना रहा है, जितना का वह कोण बना रहा है, वही उसका अक्षांश है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अक्षांश रेखा वो रेखाएं होती हैं जो अपने अक्ष के साथ कोण बनाते हुए वह स्थित होती हैं। 0 डिग्री पर बनाई 0 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री पर बनाई 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री पर बनाई 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री पर बनाई 3 डिग्री अक्षांश। ऐसे ही करते करते एक गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 90। तो दूसरी गोलार्ध में कितनी हो गई, इधर भी 90। तो ऐसे करके कुल मिलाकर अगर पूछा जाए कि टोटल अक्षांश कितने हो गए, तो देखो इधर वाला 90 और इधर वाला 90, 90 प्लस 90, और ये जो 0 डिग्री है ना, इसको हमने ना ऊपर जोड़ा ना नीचे जोड़ा, तो ये कितना हो गया 1, यानी कि 181। लेकिन क्या है कि ये ध्रुव है और ये वाला ध्रुव हम लोग इसमें से घटा देते हैं। तो अगर कुल पूछा जाए तो कितना हुआ, कुल अक्षांश कितना हुआ, 179। तो आज थोड़ी सी तकनीकी बाधा है, इस कारण हम लोग क्लास रोक रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। आज का ये तीसरा क्लास है, कल से आप ये कंटिन्यू क्लास बने रहेंगे। पिछली जो चीजें अगर समझ नहीं हो तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी के 1 और 2 क्लास को देख सकते हैं। धन्यवाद।